Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू इन्फिनिटी IQ प्लस। अब केमिस्ट्री होगी आसान की जर्नी में आपका स्वागत। तो 12th की क्लास में हमने स्टार्ट किया था सॉल्यूशन। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ सॉल्यूशन के बेसिक्स के बाद न्यूमेरिकल्स वाले टॉपिक, दैट इज कॉल्ड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन को डिफाइन कैसे करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन कौन से होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन कौन से होते हैं, फेज ऑफ सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करेगा। और क्लासिफिकेशन मैंने आपको दो टाइप से कराया था। एक था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फेज, दूसरा था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट। आज का हमारा पूरा डिस्कशन होने वाला है मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हमारी यूट्यूब कम्युनिटी ग्रो कर रही है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहें और कमेंट में अपने डाउट जरूर शेयर करें। मैं चाहता हूं कि आपके कोई भी डाउट्स हो वो हमारे पोर्टल के थ्रू क्लियर हो जाए, आपको यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से, राइट। तो हमने आज का पूरा डिस्कशन दो पार्ट में स्प्लिट किया है। अभी की जो वीडियो आपको मिलेगी वो हम टोटल हमारे पास 7 मेथड्स है पढ़ाने के लिए। इस टॉपिक में मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में आप देखोगे तो हमारे पास टोटल सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये मैं बात कर रहा हूँ सीबीएसई सिलेबस स्टेट बोर्ड के लिए, इसमें पहला मेथड जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो क्या होगा, मास परसेंटेज। सेकंड, वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड, मास वॉल्यूम परसेंटेज, जिसका यूज मेडिसिनल केमिस्ट्री में कुछ ज्यादा ही होगा, पार्ट्स पर मिलियन। तो एक सेक्शन हम यहाँ फिनिश कर देंगे ताकि एक वीडियो बहुत लेंदी होने पे आपके लिए बोरिंग भी हो सकता है, तो हम इसको स्प्लिट करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेक्शन जो आएगा वो आएगा मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी, राइट। कंपटीशन के लिए बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ, फॉर्मेलिटी एंड पार्ट्स पर बिलियन। तो मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मैंने दो पार्ट में स्प्लिट किया है। पहले पार्ट का डिस्कशन हमारा आज होगा। आपके जो भी डाउट है हमें कमेंट्स में आप जरूर बताओ, हेजिटेट बिल्कुल नहीं करना है। देखो टोटल जो 7 मेथड यहाँ मैंने कैटेगराइज किया है, ये 7 मेथड्स हैं। मास परसेंटेज, W/W। अब हम केमिस्ट्री की बात करें तो मास हो या वेट हो, इसकी यूनिट हमें एक ग्राम या किलोग्राम, मास यूनिट में ही मेजर करना है। लेकिन यही आप फिजिक्स पढ़ोगे तो वहां आपको टीचर बताएंगे कि मास को किलोग्राम में मेजर करना और वेट को न्यूटन में। बट केमिस्ट्री में W/W हो या इवन यहाँ लिखा हो मास बाय मास, राइट, यूनिट क्या यूज करोगे आप, मास यूनिट, ग्राम, किलोग्राम, ये सब। सेकेंड आज के डिस्कशन में होगा वॉल्यूम परसेंटेज। वीडियो को लास्ट तक देखना है और जो भी डाउट्स है कमेंट में बताना है, राइट। साथ साथ जो मैंने फेयर करने के लिए आपको सजेस्ट किया है कि नोट्स आप फेयर करो, वो भी आपको करना है, राइट। सेकेंड है वॉल्यूम परसेंटेज आज के डिस्कशन में। थर्ड, जिसका यूज मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होगा, दैट इज कॉल्ड मास वॉल्यूम परसेंटेज, इस पे डिस्कशन करेंगे। एंड लास्ट आज का डिस्कशन होगा पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे, ये तीन, जहां से न्यूमेरिकल को ज्यादा ही आपके एनसीईआरटी में, उसमें हम कवर करेंगे मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी आल्सो कॉल्ड मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलैलिटी आल्सो कॉल्ड मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोल फ्रैक्शन के जो सिंबल है उसे हम बोलते हैं काई। काई सिंबल, ये एक्स नहीं है, ये कर्व लाइन है, ये स्ट्रेट, ये काई सिंबल है जिसको फिजिक्स में जीटा भी बोलते हैं। बट यहाँ हम इसे क्या बोलेंगे, काई। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं कवर करने वाला हूँ मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हमने डिस्कस किया था कि जब हम शुगर को वाटर में ऐड कर लेंगे, मान लो ये एक सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, यहाँ हमने पहले से क्या ले लिया, वाटर, और इस वाटर में हम ऐड कर रहे हैं शुगर, क्योंकि शुगर के पार्टिकल्स वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। डिसॉल्व होने के बाद जो देखोगे लेवल ऑफ वाटर वो आपका सेम रहेगा, ये लेवल अप या डाउन नहीं जाएगा। इनिशियली अप जा सकता है क्योंकि जो शुगर ऐड करोगे वो तुरंत डिसॉल्व नहीं होगा। आप स्टरर से उसे स्टर करोगे, फिर थोड़े टाइम के बाद वो उसमें डिसॉल्व होगा। आफ्टर डिसोल्यूशन, जब सेचुरेशन आ जाएगा या शुगर डिसॉल्व हो जाएगा, तो वाटर का जो लेवल आपको दिखेगा वो एग्जैक्टली यही दिखेगा। जब आप शुगर वाटर में ऐड करते हो तो शुगर के पार्टिकल डिसअपियर हो जाते हैं, इनविजिबल। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि शुगर के पार्टिकल वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में एंटर कर जाएंगे और वो डिसअपियर हो जाएंगे। एक स्टोरी आप सबने सुना है, थ्रस्टी क्रो, एक प्यासा कौवा था, उसको पानी पीना था और उसके मटके में पानी कम था, उसने स्टोन डालना स्टार्ट किया। अब जो स्टोन है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, तो जो वॉल्यूम स्टोन की थी उतना वॉल्यूम वाटर वो डिस्प्लेस करता गया और पानी ऊपर आ गया। बट शुगर या सॉल्ट के केस में ऐसा नहीं होगा, शुगर डिसॉल्व हो जाता है।
तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कितना शुगर ऐड किया नहीं किया? इस तरीके के जो मेथड्स इन्हीं को बोलते हैं मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो मास परसेंटेज देखो, ज्यादातर जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो बाइनरी सॉल्यूशन पे आएंगे, और किसी बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? एक कंपोनेंट होगा आपका सॉल्वेंट, जो जनरली हायर अमाउंट में होता है, और दूसरा क्या होगा? सॉल्यूट। और ये मेथड हम कब यूज करेंगे? व्हेन बोथ आर प्रेजेंट इन मास यूनिट, राइट? व्हेन बोथ आर प्रेजेंट इन मास यूनिट। अब मास यूनिट मीनिंग क्या है? मास यूनिट दैट इज इन ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, एटसेट्रा, राइट? देखो, मैथ्स में आप परसेंटेज कैसे फाइंड करते हो, वो सेम मेथड यहाँ कॉपी कर देना है। सॉल्यूशन बाइनरी है, उसमें दो कंपोनेंट है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। एंड अब हमें फाइंड करना है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। जनरल मैथमेटिक्स अप्लाई कर दो। इसके लिए हम क्या करेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट, जिसकी परसेंटेज आप फाइंड कर रहे हो, उसका मास न्यूमरेटर में आएगा। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन डिनोमिनेटर में आएगा, इनटू हमें क्या कर देना है? 100, राइट? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, mass of solute, mass of solution into 100. Similarly, how can we find mass percentage of solvent? ये आप कैसे फाइंड करोगे? mass of solvent upon mass of solution, total mass of solution, और यूनिट सेम होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल ये गलती मत करना कि आपने सॉल्यूट केजी में ले लिया और सॉल्यूशन आप ग्राम में ले रहे हो। दोनों ग्राम ग्राम में होनी चाहिए, या किलोग्राम किलोग्राम में होने चाहिए, क्योंकि दोनों ही रिजल्ट का सम क्या होता है? दोनों ही आंसर का सम क्या आएगा? 100। तो सपोज करो आपने फर्स्ट आंसर फाइंड कर लिया, तो सेकंड आंसर फाइंड करने के लिए भी हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव मेथड है। ऑल्टरनेटिवली, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इक्वल 100 माइनस मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो ये भी एक मेथड है, राइट? एक सॉल्यूशन है बाइनरी, उसमें दो कंपोनेंट है, एक सॉल्वेंट है एक सॉल्यूट है। यदि दोनों मास यूनिट में प्रेजेंट है तो हम क्या अप्लाई करेंगे? मास परसेंटेज। और ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। अब देखो, इस पे मैं एक जनरल न्यूमेरिकल करा। क्वेश्चन है, डिटरमाइन मास परसेंटेज ऑफ both component present in a solution containing 22 ग्राम ऑफ C6H6। अब ये जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, एक्चुअली ये एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑफ CCl4। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप इस क्वेश्चन को रीड करो और कमेंट में बताओ इसमें सॉल्यूट क्या होगा और सॉल्वेंट क्या होगा। इस क्वेश्चन में बेंजीन की क्वांटिटी क्या है? लेसर, ये 22 ग्राम है, तो इसे हम क्या लेंगे? सॉल्यूट। और 122 ग्राम ये हायर क्वांटिटी किसकी है? कार्बन टेट्राक्लोराइड की, तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। इसके हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे? वन बाय वन। देखो, सबसे पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड कर लो, इससे मिलेगा मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मास आप कैसे फाइंड करोगे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास आप ऐड कर लो, तो 22 अपॉन 122, 144 ग्राम। अब हम क्या करते हैं? परसेंटेज फाइंड करते हैं। नाउ मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट है क्या इस क्वेश्चन में? C6H6। इसकी मास है 22, टोटल मास हमने फाइंड किया 144 इंटू 100। जब इसे आप कैलकुलेट करोगे 15.27 के आसपास इसका रिजल्ट आए। अब देखो, पहला आंसर हमने फाइंड कर लिया, राइट? सेकेंड आंसर फाइंड करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो CCl4 के लिए आप क्या करोगे? 122 अपॉन 144 इंटू 100, या ऑल्टरनेटिव मेथड लगा दो जो इजियर रहेगा। ऑल्टरनेटिवली,
मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या है CCl4, 100 माइनस मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट 15.27, तो ये कितना आ जाएगा 84.27, में से जाएगा कितना आएगा 70। इस तरीके से आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि यदि आपने पहला आंसर गलत फाइंड किया तो दूसरा भी गलत हो जाएगा, तो थोड़ा केयरफुली कैलकुलेट करना। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, मास परसेंटेज। नेक्स्ट मेथड कौन सा है, वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट इज वॉल्यूम परसेंटेज। मास परसेंटेज हम कब यूज करेंगे, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मास यूनिट में हो। वॉल्यूम परसेंटेज आप कब यूज करोगे, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वॉल्यूम यूनिट में हो, राइट। एक बाइनरी सॉल्यूशन है, उसमें दो कंपोनेंट है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। और वॉल्यूम परसेंटेज V/V ये हमें कब यूज करना है, व्हेन both are present in वॉल्यूम यूनिट्स। वॉल्यूम यूनिट कौन कौन से है, दैट इज ml, लीटर, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, एटसेट्रा। और जो फॉर्मूला है वो देखोगे एग्जैक्टली द सेम वैसा ही होगा। नाउ सपोज हम फाइंड कर रहे हैं वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो जिस कंपोनेंट की आप परसेंटेज फाइंड कर रहे हो उसके जो मास पहले हम रखते थे, यहाँ मास किससे रिप्लेस हो जाएगा, वॉल्यूम से। उसकी वॉल्यूम को हम रखेंगे न्यूमरेटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। यूनिट सेम होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन into 100 for percentage, right? And similarly, how can we get volume percentage of solvent? Volume percentage of solvent equal volume of solvent upon volume of solution into 100। यहाँ भी दोनों रिजल्ट का जो सम है वो 100 है, तो आप एक ऑल्टरनेशन क्या लगा सकते हो, ऑल्टरनेटिवली सपोज हमने पहला आंसर फाइंड कर लिया और दूसरा हमें फाइंड करना है, तो वॉल्यूम परसेंटेज of solvent can also be determined as 100 minus volume percentage of solute। ये मेथड भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो बहुत बच्चों को एक परेशानी क्या है कि उनको वॉल्यूम का यूनिट सेम करना आता ही नहीं है, उनको रिलेशनशिप पता ही नहीं है कि लीटर, ml, डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, हाउ दे आर रिलेटेड। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम कन्वर्जन टर्म। देखो लाइव लेक्चर में या फिर हमारे इस वाले वीडियो में, रिकॉर्डेड लेक्चर में आप जो कुछ भी देख रहे हो समझ रहे हो, राइट। यदि आप इसके डिटेल नोट्स चाहते हो तो हमारे जो infinityIQ.in वेबसाइट है उसकी ई नोट बुक सेक्शन में जाके वहां से भी आप डाउनलोड अपलोड कर सकते हो, राइट। तो वॉल्यूम कन्वर्जन जो टर्म है वो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये रिलेशनशिप आप सबने पढ़ा है कि 1000 ml इक्वल क्या होता है 1 लीटर, 1000 मिलीलीटर 1 लीटर के इक्वल होगा। एंड we know कि 1 ml is equivalent to 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसे हम बोलते हैं 1 cc। cc की फुल फॉर्म क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। एक सीसी आप बाइक या कार पे भी देखते हो कि मारुति 800 सीसी लिखा हुआ है, कोई बाइक 500 सीसी। वो इंजन की कोर कंसंट्रेशन है, वो बताता है कि वो बाइक या वो कार का पावर क्या है, जितना ज्यादा सीसी होगा पावर उतना ही हाइयर वो प्रोड्यूस करेगा, बट फ्यूल कंजम्पशन भी ज्यादा होगा। यहाँ सीसी की मीनिंग क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हम चाहें तो ml को सेंटीमीटर क्यूब से रिप्लेस कर सकते हैं। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 लीटर। सिंस 10 सेंटीमीटर इक्वल क्या होता है 1 डेसीमीटर, तो इससे आप रिप्लेस कर लो तो क्या बनेगा, एक और रिलेशनशिप 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल 1 लीटर। सिंस 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, इससे क्या आ जाएगा 1 मीटर क्यूब इक्वल 1000 लीटर। ये रिलेशनशिप पहला क्या है, 1000 ml इक्वल 1 लीटर एंड 1 ml इज इक्विवेलेंट टू 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। फिर मैंने एक रिलेशनशिप बनाया सेंटीमीटर क्यूब लीटर का, सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट किया, तो 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल 1 लीटर। और लास्ट वाला रिलेशनशिप क्या है, 1 मीटर क्यूब इक्वल 1000 लीटर।
तो जब भी आप न्यूमेरिकल कर रहे हो ये ध्यान रखना कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। इसके न्यूमेरिकल सिमिलर ही होते हैं, जैसा मैंने मास परसेंटेज में कराया उसी तरीके से वॉल्यूम परसेंटेज में। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की वॉल्यूम गिवन होगा, हमें क्या करना है दोनों का यूनिट मैच कराना और सेम फॉर्मूला ये अप्लाई करना है, तो न्यूमेरिकल सेम पैटर्न पे होंगे। बट इसमें एक इंटीग्रेटेड क्वेश्चन क्या आता है वो देखो। इसमें क्वेश्चन एक आपसे पूछेंगे, व्हाट इज एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। आप सबने सुना होगा कि कार के रेडिएटर में हम कूलेंट ऐड करते हैं, राइट। वाटर प्योर हो तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगी? प्योर वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट बताओ। वाटर प्योर है तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। अब सपोज करो कि हमने कार के रेडिएटर में इंजन को ठंडा करने के लिए क्या ऐड कर दिया? वाटर ऐड किया, और हम एक्सट्रीम कहीं ऐसी जगह चले गए जहाँ टेम्परेचर -5 -10 या -15 हो गया, तो रेडिएटर या कूलेंट बॉक्स में जो आपने वाटर ऐड किया है वो फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज होने पे हो सकता है कूलेंट बॉक्स ब्रस्ट हो जाए या फिर इंजन को वो कूल ही नहीं कर पाएगा। तो वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस करने के लिए हमें कॉम्पोजिशन बनाना है 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथाइलिन ग्लाइकॉल इन वाटर। अब व्हाट इज 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम? मतलब इसमें 35 ml क्या होगा? इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2, 65 ml वाटर to give 100 ml of solution। ये वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस करेगा -17.6 डिग्री सेल्सियस। जो वाटर जीरो पे फ्रीज हो रहा था, अब इस कॉम्पोजिशन में वो कहाँ फ्रीज होगा? -17.6। तो आप माइनस में नेगेटिव टेम्परेचर में भी कार के रेडिएटर में कूलेंट ऐड करो, जो कि ये कॉम्पोजिशन है 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। यदि हम इथाइलिन ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ाया जाता है, तो इसकी आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगी? इथेन 1,2 डाइऑल। इसमें 2 कार्बन आटम है और 2 अल्कोहलिक ग्रुप भी हैं, इथेन 1,2 डाइऑल इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये कॉम्पोजिशन यूज कहाँ होता है? तो इट एक्ट्स एज अ कूलेंट फॉर रेडिएटर्स ऑफ मोटर इंजन्स। रेडिएटर ऑफ मोटर इंजन्स, इंजन को ठंडा रखने के लिए। आजकल तो बाइक भी जो एयर कूल्ड है वहां भी कूलेंट यूज होने लग गया है, खास करके रेसिंग बाइक में। तो व्हाट इज एंटी फ्रीज सॉल्यूशन? एक ऐसा कॉम्पोजिशन जो वाटर को -17.6 तक फ्रीज नहीं होने देगा। इस कॉम्पोजिशन का यूज कार के रेडिएटर में एज हम कूलेंट करते हैं। तो ये टॉपिक था हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट वाले मेथड पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड मास वॉल्यूम परसेंटेज। अब ये मेथड कब यूज होगा? ये मेथड ज्यादातर यूज होगा मेडिसिन और इन फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। देखो ज्यादातर मेडिसिन का टेस्ट कैसा होता है? बहुत ही कड़वा, बहुत ही बिटर। इसलिए मेडिसिन हम लास्ट में टंग पे रख के जल्दी से सॉल्व करते हैं, हम उसको चबा के नहीं खाते, बिटर टेस्ट का होता है। मेडिसिनल कॉम्पोजिशन में मान लो एक सोल्यूशन है बाइनरी, उसमें 2 कंपोनेंट है। ये मेथड कब यूज होगा? जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट में किस टाइप का रिलेशनशिप होगा? ये प्रेजेंट होगा मास यूनिट में, मास यूनिट मतलब मिलीग्राम ग्राम, और सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा वॉल्यूम यूनिट में। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? दिस मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग concentration of solution is used when a fixed amount of solute is dissolved in an appropriate volume of solvent। जैसे कुछ मेडिसिनल कॉम्पोजिशन की हम बात करें, इस वर्ड से आप सब लोग फेमिलियर हो। ज्यादातर डॉक्टर्स या आप मेडिकल स्टोर पे जाओ तो वो बोलते हैं कितने पावर का मेडिसिन चाहिए, तो 200 mg, 400 mg, राइट, ऐसे लिखा होता है। 800 mg पैरासीटामोल लेने का, 650 mg, 500 mg। तो ये mg, पहले तो ये देखो कि 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू क्या होता है? 1 ग्राम, या 1 मिलीग्राम इक्वल क्या होगा? 10 की पावर -3 ग्राम। तो इस मेडिसिन पे पावर, अब जैसे मेडिसिन अवेलेबल है 200 mg का या 400 mg का, बीच में मैंने ऐसे डिवाइडर बना दिया। ये mg पावर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग है। जैसे छोटे बच्चे हैं, अब 1 से 12-13 साल के, तो उनका इम्यूनिटी ज्यादा है, उन्हें कम पावर के मेडिसिन डॉक्टर देंगे। थोड़े मिड एज में 12-15 साल से 40 साल तक 400 mg का,
ओल्ड एज पे इम्यूनिटी काफी डाउन हो गई तो 800 mg पावर बढ़ा दिया जाएगा। कई बार आप देखते हो कि 400 mg वाला मेडिसिन अवेलेबल है और बच्चे को देना है, डिवाइडर बना है उसके 2 टुकड़े कर लेते हैं। 200 mg का अवेलेबल है, एडल्ट्स को लेना है तो इसके 2 मेडिसिन ये ले लेंगे, राइट। तो इस तरीके से स्ट्रेंथ कम या ज्यादा करते हैं। तो ये mg पावर बताता है जो एज ग्रुप के अकॉर्डिंग जनरली डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि कोई बहुत हेल्दी बच्चा है या बहुत मोटा है तो उसके लिए बड़ा मेडिसिन बन के आएगा, वो एज ग्रुप के हिसाब से ही होगा। और इसका मतलब क्या है, इसको डिकोड कैसे करोगे? दिस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट पर 100 cc 100 ml ऑफ सॉल्वेंट। अब वो मेडिसिन कप सिरप के फॉर्म में हो, टैबलेट कैप्सूल के फॉर्म में हो, जो मेडिसिनल स्ट्रेंथ है वो मास वॉल्यूम परसेंटेज में ही मेजर किया जाता है। पुराने जमाने में जहाँ डॉक्टर को वैद्य बोलते थे, वो जितनी भी कड़वी मेडिसिन थी उसका पाउडर बना लिया, उसको पुड़िया में पैक कर दिया और लोगों को प्रिस्क्राइब कर दिया कि आप हनी में डिजोल्व करके इसको इनटेक कर सकते हो, राइट। क्योंकि हनी पहले ओरिजिनल आता था, अब हनी भी ओरिजिनल मिलता नहीं है तो लोगों को डायबिटीज भी हो रहा है, कई तरीके की बीमारियां हो रही हैं, तो लोगों को डायरेक्ट मेडिसिन लेने को बोला जाता है। तो पहला मेथड जो मैंने पढ़ाया था मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज, वो कब यूज करना है? जब सॉल्यूट की अमाउंट सिग्निफिकेंट हो और मास यूनिट वॉल्यूम यूनिट हो रिस्पेक्टिवली। ये मेथड कब यूज करना है? ज्यादातर मेडिसिन या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का यूज करते हैं, वेयर अ फिक्स्ड मास ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन एन एप्रोप्रिएट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। इस पे न्यूमेरिकल्स नहीं है, मोस्टली इस पे आपको थ्योरी ही लिखने को आएगा। आज का हमारा लास्ट डिस्कशन होगा इस लेक्चर में पार्ट्स पर मिलियन। बहुत बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि जब मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज ऑलरेडी अवेलेबल है तो पीपीएम या पीपीबी जैसे टर्म क्यों बनाया गया? इसकी क्या जरूरत है पार्ट्स पर मिलियन की या पार्ट्स पर बिलियन की? तो इसका आंसर अभी आपको हमारे डिस्कशन से मिल जाएगा। देखो, मान लो घर में आपने कोई सॉल्यूशन बनाया, लाइक फ्रूट जूस बना रहे हो आप, मैंगो जूस, एप्पल जूस या कोई भी ऑरेंज जूस। वो आज प्रिपेयर करना है और प्रिपेयर करके रख दो और उसको आज नहीं पीना है, उसको 6 महीने बाद पीना आप। क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 1-2 दिन में क्या होगा, बैक्टीरिया या फंगस उसमें डेवलप हो जाएगा। लेकिन मार्केट में जो फ्रूट जूस अवेलेबल है, जो भी पैक्ड फ्रूट, उसमें क्या देखोगे, उनका जो जूस है वो लिखा होता है बेस्ट बिफोर 6 मंथ, 9 मंथ, इवन 12 मंथ। हमारा फ्रूट जूस 1-2 दिन में खराब हो रहा है और उनका फ्रूट जूस सालों साल चल रहा है। क्यों? एक उन्होंने उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया होगा। कभी कभी तो न्यूज वाले क्लेम करते हैं कि पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स भी है बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए। तो वो जो क्वांटिटी मिक्स करते हैं पैक फूड इंडस्ट्री वाले, वो हमेशा पीपीएम पीपीबी में मिक्स करेंगे और परसेंटेज में वो जीरो आ जाएगा तो लिख देते हैं नो एडेड प्रिजर्वेटिव। यदि बिना प्रिजर्वेटिव का फ्रूट जूस इतना सरवाइव कर सकता तो हमारे घर में बना हुआ होममेड फ्रूट जूस भी सरवाइव करता, बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो जहां भी मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज फेल हो जाए, जिसमें सॉल्यूट की सिग्निफिकेंट अमाउंट आपको नहीं दिख रहा है, सॉल्यूट बहुत कम ऐड किया है, जैसे क्लोरीन भी मिलाते हैं वाटर में बहुत कम क्वांटिटी में, तो आप क्या यूज करोगे पता लगाने के लिए? पार्ट्स पर मिलियन। ये भी फेल हो जाएगा तो पार्ट्स पर बिलियन। जैसे मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज में इंटू 100 किया था हमने, यहाँ हम इंटू 10 पावर 6 करेंगे और पीपीबी में हम 10 की पावर 9 करेंगे, राइट। देखो, पार्ट्स पर मिलियन कब यूज करना है? व्हेन, कंडीशन याद रखना, सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी लिटिल अमाउंट इन द सॉल्यूशन, राइट। पीपीएम का जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा बनाया गया है। न्यूमरेटर में आप रखोगे नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट। ट्रेस अमाउंट मतलब जो लिटिल अमाउंट में है, अपॉन जो पूरा सॉल्यूशन का पार्ट है। यहाँ भी यूनिट का ध्यान रखना है कि मास यूनिट मास यूनिट, वॉल्यूम यूनिट वॉल्यूम यूनिट। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ all the component present in a solution इनटू क्या करना है? 10 की पावर 6। 10 पावर 6 1 मिलियन को शो करता है। जैसे आपके पास 1 मिलियन रुपए है, मतलब 10 की पावर 6 10 लाख रुपए, और 1 बिलियन है तो 10 की पावर क्या हो जाएगा? 9।
तो ये मेथड कब यूज करना है क्लियर हो गया। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि 1 लीटर ऑफ सी वाटर, 1 लीटर ऑफ सी वाटर की जो मास है 1030 ग्राम है। इसके अंदर जो ऑक्सीजन होता है बहुत ही कम होता है, 0.006 ग्राम ऑफ वाटर। अब इस टाइप के सॉल्यूशन को आप मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज अप्लाई करो तो रिजल्ट जीरो आएगा। उससे प्रूव हो जाएगा कि सी वाटर में ऑक्सीजन होता ही नहीं है। तो यहाँ हम क्या अप्लाई करेंगे, पीपीएम। पीपीएम में आप क्या करोगे, जो सॉल्यूट है उसे न्यूमरेटर में रखा 1030, क्योंकि दोनों का सम भी लगभग इसी के आसपास आएगा, इस वैल्यू को हम इग्नोर कर सकते हैं, और इंटू 100 नहीं करना, इंटू 10⁶। अब ये पॉइंट रिमूव कराया, 30 से 30 कैंसिल होगा, तो कितना आ गया 6000 अपॉन 1030। फिर यहाँ 0 से 0 कैंसिल, रिजल्ट क्या आ जाएगा 5.8 ppm बाई मास। अब इसको डिकोड कैसे करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय 5.8 ppm बाई मास। तो इसका मतलब क्या होगा, ध्यान देना यहाँ पे 5.8 ग्राम ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सी वाटर। अब मान लो किसी क्वेश्चन में हमारा जो रिजल्ट आया वो 5.8 नहीं आया, 10 आ गया, 10 ppm बाई मास। तो व्हाट इज 10 ppm बाई मास, 10 ग्राम ऑफ O2 प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सी वाटर। 100 ppm है तो 100 ग्राम ऑफ O2 प्रेजेंट इन 10⁶, 10⁶ फिक्स रहेगा। 50 ppm तो 50 ग्राम इन 10⁶। इस तरीके से आप जो भी सॉल्यूशन जहाँ पे मेथड ऑफ कंसंट्रेशन का मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज फेल हो जाता है, क्योंकि वो दोनों मेथड जब सॉल्यूट की अमाउंट सिग्निफिकेंट हो तब यूज करते हैं, जब सॉल्यूट बहुत ही कम हो नेग्लिजिबल अमाउंट में तो पीपीएम हम अप्लाई कर सकते हैं। क्लोरीन भी मिलाते हैं, देखो 0.2 टू 0.4 ppm बाई मास लिखा हो, बाई वॉल्यूम लिखा हो, तब भी आप रिजल्ट दे सकते हो, बाई मास ऑफ Cl2 प्रेजेंट इन वाटर। व्हाट डज इट मींस, इसकी क्या मीनिंग है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो क्वांटिटी आपको दिख रहा है बाई मास है, तो आप क्या लिखोगे 0.2 to 0.4 ग्राम of Cl2 present in 10⁶ ग्राम of water। ग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000, तो ये कितना आ गया 1000 किलोग्राम। और क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर, प्योर वाटर की जो डेंसिटी है वो है 1 ग्राम पर ml या फिर 1 kg पर लीटर, तो आप इसे 1000 लीटर भी लिख सकते हो। इससे ये तो क्लियरली प्रूव हो गया कि 1000 लीटर पानी को स्टेरिलाइज करने के लिए जो क्लोरीन मिलाना है बहुत ही कम मिलाना है। और यहाँ बाई मास की जगह बाई वॉल्यूम होता तो आप ग्राम को ml से रिप्लेस कर दोगे। 0.2 to 0.4 ml of Cl2 present in 10⁶ ml of H2O। आखिर हम क्लोरीन क्यों मिलाते हैं वाटर में, रीजन क्या है कि जब आप क्लोरीन वाटर में ऐड करोगे, इसके रिएक्शन से बनेगा हाइपोक्लोरस एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो फाइनली प्रोड्यूस करेगा 2HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब देखो सारा खेल तो इस नेसेंट ऑक्सीजन का है। नेसेंट ऑक्सीजन आल्सो कॉल्ड फ्रेशली प्रिपेयर्ड एटॉमिक ऑक्सीजन। इट इज वेरी लेस स्टेबल एंड हेंस मोर रिएक्टिव, इट एक्ट एज अ ब्लीचेंट। ये किसी कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस भी कर देता है। यदि वाटर में आप स्विमिंग पूल के वाटर में क्लोरीन मिला रहे हो तो वो वाटर को पीने लायक नहीं बनाएगा, क्लीन कर दिया रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ की तरह। वाटर को स्टेरिलाइज करेगा, डिसइंफेक्ट करेगा, बैक्टीरिया या फंगस से हमें उसके इन्फेक्शन से बचाएगा। तो स्विमिंग पूल वाले क्लोरीन मिलाते रहते हैं, बट अलाउड अमाउंट से ज्यादा नहीं मिक्स करना है, क्योंकि जितने ज्यादा आप क्लोरीन ऐड करोगे वाटर में HCl की क्वांटिटी इंक्रीज होगी, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। बहुत बार बच्चे कंप्लेन करते हैं कि स्विम करके आ रहे हैं तो उनका आई रेड हो रहा है, स्किन ड्राई हो रहा है, बाल ड्राई हो रहा है। रीजन है कि उसमें एक्सेसिव क्लोरीन मिला हुआ है, तो जो हमें इन्फेक्शन से तो बचा रहा है, बट ये दूसरे एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए स्विमिंग पूल वाले ज्यादातर आपको बोलेंगे कि प्रॉपर स्विमिंग कॉस्ट्यूम में आओ, आप प्रॉपर गॉगल्स पहन के आओ, रबर वाला कैप पहन के आओ, और आप स्विम करने से पहले और उसके बाद वहाँ जो वॉशरूम बने होते हैं वहाँ शावर लो। फ्रेश वाटर से एसिड का इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है। वाटर पार्क इन सब जगह वाटर रोज चेंज तो कर नहीं सकते, तो क्लोरीन मिला के उस वाटर को सेफ बनाया जाता है फॉर स्विमिंग पर्पस, राइट। तो पीपीएम का यूज कब करना है, कैसे करना है, आपको समझ आ गया। मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज से ये अलग क्यों है वो भी समझ आ गया। आज का लेक्चर हमारे इन 4 मेथड्स पे था। नेक्स्ट जो डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट होगा मोल फ्रैक्शन से, मोलैरिटी और मोलैरिटी। सीबीएसई एनसीईआरटी में आप देखोगे, जब मैं होमवर्क भी आपको कोट करूंगा कि एनसीईआरटी से क्या क्या करना है, तो मेजॉरिटी ऑफ होमवर्क
इन 3 टॉपिक के अराउंड होंगे। ये 4 बेसिक्स हैं, बाकी तीनों पे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स हैं। मोलारिटी और मोलालिटी पे तो कुछ ज्यादा ही है। तो आज का डिस्कशन हम यही स्टॉप करेंगे, ठीक है। आप हमें सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के थ्रू जरूर बताएं इस वीडियो से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो पा रहा है या नहीं, आपको टॉपिक समझ आ रहा है या नहीं, राइट। आपका ओपिनियन हमारे लिए मैटर करता है। हम चाहते हैं कि आपको कोई भी डाउट ना हो जब हमारे पोर्टल से आप जुड़े हुए हैं और रेगुलर वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके सारे डाउट क्लियर भी होने चाहिए। तो वीडियो को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोलारिटी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Follow and subscribe us for more.